तो इस वीडियो में हम अब बात करते हैं कि सेल क्या होती है एंड इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। उसके बाद में बात करते हैं कि क्या रोल होता है एक सेल का हमारे बॉडी में। तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ बोल सकती है, या बॉडी बोल सकते हो, डेट इनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, ये जो सेल होती है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है हमारी बॉडी की, है ना, जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती है, इनक्लोज्ड होती है। मतलब सेल के चारों तरफ क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एक नॉर्मल अडल्ट जिसका वेट 70 kg है उसमें कितनी सेल पाई जाएगी, उसमें पाई जाएगी 70 ट्रिलियन, और ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻12। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति है उसमें उसका वजन मान लो 70 kg है, तो उसमें 70 ट्रिलियन जो सेल है 70 × 10⁻12 इतनी सेल उसमें पाई जाएगी। अब आप देख सकते हो कि कितनी सेल हो जाती है एक नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति में। जितनी भी जो सेल होती है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। एक सेल क्या होती है, एक सेल जो होती है वो दूसरी सेल से बनी होती है, अपने पहले वाली सेल से बनी होती है ना। मतलब ये नहीं है कि एक सेल है वो अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, उससे पहले वाली जो सेल है ना उससे ही दूसरी बनेगी, फिर उससे अगली बनेगी, उससे अगली बनेगी, ऐसे ऐसे बनती जाती है। किस प्रोसेस के तरह, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। देखो यहाँ पे हमारी सेल है, इसमें हुआ सेल डिवीज़न और बने 2 आइडेंटिकल सेल। तो यहाँ पर सेल का नंबर कितना था, एक था, बनी कितनी, 2। तो एक सेल से 2 सेल बनी, और ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। अब देखो थोड़ी सी चीज़ें और हैं कि देखो सेल होती है, हमारे सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। उसी प्रकार टिश्यू आगे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास में ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जो होता है ऑर्गन सिस्टम बॉडी बनाती है, फिर ऐसे आगे जाके सिस्टम जो ऑर्गन जो होता है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर वो बॉडी बनाता है पूरा, है ना। तो देखो टिश्यू में 2 चीज़ें होती है, एक होता है बायोप्सी होता है, एक ऑटोप्सी होता है। अगर आप लिविंग टिश्यू की स्टडी कर रहे हो तो उसको आप बोलोगे बायोप्सी, और अगर आप डेड टिश्यू की स्टडी कर रहे हो तो उसे आप बोलोगे ऑटोटॉप्सी, है ना। तो ऑटोप्सी ये ध्यान रखना आप, है ना। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लीडन और सेवान नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी दी थी। और इन्होंने बताया था कि ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ 1 and more सेल। जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो बने होते हैं एक सेल के, और या बने होते हैं बहुत सारे सेल के। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एक सेल से बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। अगर वो बहुत सारी सेल से बना हुआ है ना, मतलब मोर देन 1 सेल से बना हुआ है तो उसको बोलेंगे हम मल्टी सेलुलर, MULTICULLULAR। तो मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ध्यान रखना, यूनिसेलुलर क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और अगर वो एक सेल से बना हुआ है, उस सिंगल सेल से अगर उसका वो बना हुआ है तो उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और अगर बहुत सारे सेल से वो बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। दूसरा इसमें क्या पॉइंट है सेल थ्योरी में कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है, मतलब एक बेसिक फंडामेंटल या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी की। उसके बाद में क्या है, सेल आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब एक सेल जो होती है वो किससे बनी होती है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मतलब एक सेल जो होती है ना वो पहले वाले सेल से बनी होती है, अपने से पूर्व वाली जो सेल होती है ना उसी से बनी होती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है स्वतः उत्पत्ति, मतलब ये स्वतः उत्पन्न नहीं होती, अपने से जो पहले वाली सेल होती है ना उसी से क्या होती है, बनी होती है। अब बात करते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल के। तो एक सेल में अगर बेसिकली ऊपर से देखें ना तो 3 पार्ट हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, और थर्ड जो होता है न्यूक्लियस होता है। देखो ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है ना आपको, ये है ना,
दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं हम क्या, साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। एंड जो ये बीच में ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली जो गोल, ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो सेंटर में प्रेजेंट है एकदम बिल्कुल, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 7 से 8 नैनोमीटर होती है। एंड ये क्या होता है, सेलेक्टिव बैरियर होता है। मतलब अगर कोई भी कंपोनेंट है वो सेल के अंदर जा रहा है वो या सेल से बाहर आ रहा है, तो उसका डिसीजन कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो अंदर जाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे तो जाने देगी या नहीं जाने देगी, मतलब एक बैरियर होता है ये, इसी के थ्रू कोई कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मतलब सेल के अंदर जाता है और या सेल से बाहर आता है ना, ठीक है। उसके बाद कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल, देखो ये जो सेल का बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये जो सेल के अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है वो कौन सा, इंटरनल एनवायरनमेंट। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या कर रही है, अलग करने का कार्य कर रही है ना अलग। देखो ये इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, इसको कौन अलग कर रही है, इनके बीच में कौन आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल का, उसको कौन अलग कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वो अलग हो रहे हैं। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट होता है सेल का वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये वापस वही हमारे क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। एंड ये हमारा क्या हो गया, वही क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। एंड इसके बीच में क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड भरा होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस हो गया अंदर वाला, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। एंड जो लिक्विड भरा हुआ दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें कंपोनेंट होते हैं उसके। पहला होता है साइटोसोल एंड दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं वो सब किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, राइबोसोम हो गए, है ना। और उसके अलावा राइबोसोम के अलावा हमारे पास में गोल्जी बॉडी हो गई। ऐसे जो होते हैं ना ये ऑर्गेनल्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो देखो ये बेसिकली सेल है, ये बेसिकली क्या है, सेल है, एंड इसमें साइटोप्लाज्म है। तो इसके अंदर वो क्या हो गया, जैसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पर राइबोसोम हो गया, यहाँ पर गोल्जी बॉडी हो गई, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, तो ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द न्यूक्लियस। तीसरा जो पार्ट होता है सेल का, न्यूक्लियस होता है द स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स सेल डीएनए। एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है, सेल का डीएनए कंटेन होता है। लाइक जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में ये हो गया, हमारे पास में एक पूरी सेल हो गया ना, एंड इसका ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में क्या होता है, डीएनए होता है हमारा ना, हमारा क्या होता है, डीएनए जो होता है वो क्या होता है, कंटेन होता है। तो ये डीएनए किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर कंटेन होता है। दूसरा, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब जो ये होता है ना, न्यूक्लियस होता है, ये सेल हो गई एंड ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेल के सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एंड उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।